सबसे फास्ट अपडेट के लिए सब्सक्राइब करें फर्स्ट इंडिया यूट्यूब और हाँ, बेल आइकन दबाना ना। प्रदेश में लागू होने जा रहे मॉडिफाइड लॉकडाउन को लेकर सरकार का क्या है प्लान, किस तरह और कहां-कहां रियायत दी जाएगी, कैसे सरकार रामगंज को लेकर काम कर रही है, फर्स्ट इंडिया के कुछ इन्हीं सवालों का जवाब दिया मुख्य सचिव डीबी गुप्ता ने। आप भी देखिए ये एक्सक्लूसिव बातचीत। केंद्र सरकार के निर्देश आने के बाद प्रदेश में भी 20 अप्रैल से मॉडिफाइड लॉकडाउन जारी होगा। इसकी किस तरह से तैयारी होगी, इसे जानने के लिए हमारे साथ है राज्य के मुख्य सचिव डीबी गुप्ता। सर, मॉडिफाइड लॉकडाउन जिस तरह से 20 अप्रैल से आप लागू करने की बात कर रहे हैं, कल देर रात इसके आदेश भी जारी हुए, लेकिन जैसा प्रधानमंत्री मोदी ने अपने संबोधन में कहा कि हम कस्बा स्तर और थाना स्तर पर इसकी मॉनिटरिंग कर रहे हैं, जहां इस तरह के पॉजिटिव नहीं पाए जाएंगे उनको छूट दी जाएगी। तो क्या हमारे यहाँ भी ऐसे जिले जो कि भले ही संक्रमित इसमें आते हैं लेकिन उनके कुछ थाना या कस्बों को छूट दी जा सकती है मॉडिफाइड लॉकडाउन के तहत? बिल्कुल, जैसा कि अभी आपने अपने प्रश्न में ही कहा कि ये जो रात को हमारे मॉडिफाइड लॉकडाउन के बारे में सर्कुलर निकला है, उसमें ही स्पष्ट किया गया है कि जो भी हॉटस्पॉट्स या क्लस्टर्स हैं, वो यानी जिनमें कर्फ्यू लगा हुआ है, बाय एंड लार्ज करीब 49 जगहों पे कर्फ्यू है, वहाँ पर ये लागू नहीं होगा टेम्परेरीली जब तक वो कर्फ्यू में रहते हैं। लेकिन कर्फ्यू से बाहर के एरिया में, जहाँ लॉकडाउन तो समस्त जगह पे है, तो इन कर्फ्यू के बाहर के एरिया में ये 20 तारीख से लागू होंगे। तो ये तो एक जनरल बात है। इसमें अलग अलग तरीके की छूट दी गई हैं। 20 तारीख से 20 तारीख करने का अभिप्राय ये है कि इस दौरान प्रिपरेटरी एक्टिविटीज़ कर ली जाए। तो आज हम ये कह दें कि कल से फैक्ट्रियाँ खुलेंगी, तो खाली कह देने मात्र से नहीं खुलेंगी। उसके लिए इतने दिन से बंद पड़ी हुई फैक्ट्री, लेबर बाहर चली गई, दूसरी तैयारियां करनी है, तो ये 3-4 दिन लोगों को मिल जाएंगे अपनी प्रिपरेशन के लिए। इसी तरह से कलेक्टर्स को अब ये नरेगा के वर्क्स 20 तारीख से शुरू करने हैं, तो सारे जॉब कार्डधारी उनको मतलब आगे तक मैसेज देना होगा और उसमें काम ढूंढ करके कैसे अधिक से अधिक लोगों को यहाँ पर लेबर इंटेंसिव कामों पे लगाया जाए, जिसमें लेबर मटेरियल जो रेशो है लेबर की तरफ ज़्यादा हो। इस समय हमें काम देना है, व्यक्ति को बिज़ी भी रखना है, ताकि ये जो माइग्रेंट लेबर वाली समस्या फैक्ट्रियों से जो बेघर बाहर होकर के आगे चल दी है, ये भी अपनी जगह पे जाके वापस बैठें और सही तरीके से पटरी पर अर्थव्यवस्था धीरे धीरे आए। तो ये इसके कई अभिप्राय हैं। इसमें जो मुख्यतः 2 चीज़ों पे जोर दिया गया है। कुछ चीज़ें तो एसेंशियल सर्विसेज तो पहले से मजबूरी है, वो तो चल नहीं है, पानी बिजली वगैरह तो जब कंप्लीट लॉकडाउन था वहाँ भी इसको सुनिश्चित करना होता था। लेकिन एक तो एग्रीकल्चर पे जोर रखा गया है। एग्रीकल्चर के ऊपर जितने भी, क्योंकि रबी का सीज़न है, मंडियों में अनाज आ गया, आज से कोटा डिवीज़न के अंदर प्रोक्योरमेंट शुरू हो गया है और कोटा डिवीज़न के बाहर में जो है वो रजिस्ट्रेशन का काम शुरू कर दिया गया और जल्दी आगे प्रोक्योरमेंट होगा। हम बिल्कुल समयबद्ध तरीके से इस काम को करेंगे और इसमें मंडियों को, जो गौण मंडियां हैं, उनके अलावा जीएसएस और क्रय विक्रय संघ को भी 400 से ऊपर हमने नए इसमें कलेक्शन सेंटर बनाए हैं और 800 से अधिक सेंटर इस तरह से अब हो गए हैं, तो जिससे सोशल डिस्टेंसिंग भी मेंटेन हो सके। ये तो पहला है। दूसरा, डायरेक्ट परचेजिंग का लाइसेंसेस अधिक से अधिक दिए गए हैं, तो इसको भी करना है। वेयर हाउसिंग और दूसरी एक्टिविटीज़ को पूरी तरह से अनुमति किया गया है। दूसरा जो बात आती है वो आती है इंडस्ट्रीज़ की। रूरल एरियाज़ में पूरी तरह से इंडस्ट्रीज़ को खोल दिया गया है, खाली अर्बन एरिया तक, क्योंकि ज़्यादातर हॉटस्पॉट्स, बल्कि पूरी तरह से कहें तो हॉटस्पॉट्स अर्बन एरिया में ही निकल के आ रहे हैं। तो अर्बन एरियाज़ में थोड़ा बहुत बंदिश है, लेकिन रूरल इंडस्ट्रीज़ किसी भी तरह की हों, कॉटेज, मीडियम, बड़ी इंडस्ट्री, सीमेंट इंडस्ट्री, सब के लिए छूट दी जा रही है। और जो इसमें अर्बन एरिया में भी जो इंडस्ट्रियल एस्टेट या ऐसे जैसे रीको का एरिया, तो रीको के एरिया के भीतर जितने लोग वहाँ पर काम कर रहे हैं इंडस्ट्रियल एरिया में, उस सब को भी अनुमति कर दिया गया है। सर, दूसरा सवाल मेरा ये था कि जैसे जयपुर में रामगंज इलाका है या अदर जो डिस्ट्रिक्ट में इलाके हैं जहाँ कर्फ्यू लगा हुआ है, वहाँ कर्फ्यूग्रस्त इलाकों में राशन की सामग्री पहुँच सके, हर आदमी को मिल सके, हर आदमी को जरूरी दवा सहित अन्य सामान मिल सके, इसके राज्य स्तर पर किस तरह से मॉनिटरिंग की जा रही है? इसकी लगभग रोज़ाना ही इसमें हम शाम को सीएम स्तर पर रिव्यू होता है, मेरे स्तर पे मैं लगातार बात करता हूँ। इसमें जो कर्फ्यू एरिया हैं उसमें सबसे बड़ा ज़ोर जो दिया जा रहा है, वो इनिशियल 1-2 दिन की प्रॉब्लम्स थी, लेकिन ज़ोर दिया जा रहा है होम डिलीवरी के ऊपर,
क्योंकि होम डिलीवरी नहीं होगी तो घर से बाहर निकलेंगे लोग। और हमारा अभिप्राय यह है कि घर से उनको बाहर निकलने पे रोका जाए। जैसे रामगंज इतना बड़ा यहाँ पर ये क्लस्टर बना हुआ है, अब रामगंज के अंदर लोग बाहर निकलेंगे तो आपस में मिलने के चांस बनते हैं, तो इसलिए हमने वहाँ तो पूरी तरह से आवागमन बंद कर दिया है। और इवन आटा जो चक्की भी बंद हैं, अगर आटा चक्की बंद हैं तो कैसे उसको गेहूँ दे के हम क्या करेंगे, इसलिए हम आटा दे रहे हैं, डोर स्टेप पे दे रहे हैं, घर घर पे गाड़ियाँ जा रही हैं और उसके तहत जो घर का सारा सामान है, क्योंकि ये घर में बंद है, बेघर बार लोग नहीं हैं, घर में बंद हैं, घर तक उनको राशन पहुंचाया जाए ये व्यवस्था की जा रही है। और बाहर निकलने के लिए हमने पूरा शिकायतें जो आती थी कि गलियों में निकल रहे हैं, गलियों पे इसमें दिक्कतें हैं क्योंकि मॉनिटरिंग नहीं हो पाती, तो मेन सड़कों पे तो नहीं है लेकिन गलियों पे आवागमन है। मेरा दूसरा सवाल यही था कि लगातार खबरें आ रही है कि रामगंज से लोग निकल के शहर के दूसरे हिस्सों में, इवन दूसरे शहर में पलसाना तक पहुंच गए, तो वहां पे किस तरह से सुरक्षा व्यवस्था कायम की जा रही है, या भविष्य में ऐसी योजना है कि कोई भी शख्स जो है रामगंज से या जो संक्रमित इलाके उनसे बाहर निकल के अन्य इलाकों में नहीं जाए? ये कुछ स्ट्रे केसेस थे जो पलसाना पहुंच गए या बाड़मेर पहुंच गए, इस तरह की जो बात आई थी, पुराने केसेस हैं ये। लेकिन उसके बाद इतनी सख्ती कर दी गई है, एक तो हमने गेट्स पे भी पूरी तरह से इसको ब्लॉक कर दिया। अब जो व्यक्ति अंदर है अंदर रहेगा, जो बाहर है वो बाहर रहेगा। और अंदर वाला व्यक्ति, पहले क्या होता था कि जो रामगंज एरिया के निवासी जो अन्य ऑफिस में, जैसे जनाना अस्पताल में काम कर रहे थे कुछ, तो जनाना अस्पताल के लिए रोज़ जाते थे, उनको भी बंद कर दिया। पानी बिजली के लिए भी जो जा रहे थे, जो एसेंशियल सर्विसेज के लिए, उनका भी हमने आवागमन बंद कर दिया। तो जो अंदर हैं अंदर की व्यवस्था देखेंगे, बाहर नहीं आ सकते, और बाहर वाले को अंदर नहीं भेज रहे एक्सेप्ट मेडिकल स्टाफ। अब दूसरी बात ये आती है कि हमने उसके अंदर बैरिकेडिंग की है, इवन गलियों में भी उसके बाद में। फिर तीसरी चीज़ है कि पुलिस हमने गलियों में लगाई और आरएसी की बटालियन और एक्स्ट्रा बुला ली है। चौथा, हम ड्रोन के ज़रिए लगातार ड्रोन घुमा करके वहाँ पर ऑब्ज़र्व कर रहे हैं कि कोई भीड़ तो नहीं दिखती, और कहीं भी दिखती है तुरंत वहाँ पुलिस वाले पहुँच करके उनको खदेड़ते हैं। लेकिन अब वो ऐसी स्थिति लगभग बंद हो गई है, शुरुआती दौर में थी, अब लोग कोऑपरेट कर रहे हैं। हर घर से पॉजिटिव का एक उनको डर भी बैठ गया है, समझाने का असर भी हुआ है, धार्मिक गुरुओं का भी उनको समझाने का हुआ है, तो अब चीज़ें बहुत तेज़ी से बदल रही हैं। सर, कोरोना से हमारी इस लड़ाई में हमारे जो सबसे बड़े कोरोना वॉरियर्स हैं वो हैं डॉक्टर और नर्स, लेकिन अब ये आ रहा है कि ये लोग भी संक्रमित हो रहे हैं, तो इनको संक्रमण से बचाने के लिए, और जो संक्रमित हो गए उनसे अन्य डॉक्टर या अन्य स्टाफ संक्रमित नहीं हो, उसके लिए किस तरह के उपाय किए जा रहे हैं? ये एक समस्या शुरू से थी और एक डर था ये वाला, लेकिन लकीली बहुत कम संख्या में ऐसी चीज़ सामने आई है। अब अगर आप बाहर के देशों में देखेंगे, ख़ास तौर से इटली में, तो वहाँ पर तो अधिकांश डॉक्टर ही हैं, मतलब 1/3 तक डॉक्टर ही उसमें संक्रमित हो गए। लेकिन हमारे यहाँ पर ऐसी स्थिति बहुत दिन तक तो आई नहीं, और अब इक्का दुक्का केस सामने आए हैं, तो उनको तो हम आइसोलेट कर ही रहे हैं। उनके संपर्क में जो आए हैं उनको ट्रेस करके एक्टिव सर्विलेंस के थ्रू उनको भी सेग्रीगेट कर रहे हैं। दूसरी चीज़ हम ये कर रहे हैं कि इनको थोड़ा सा थकने नहीं लगें, क्योंकि लगातार आर्डियोस ड्यूटीज़ दे रहे हैं, तो हमने इनका रोटेशन कर दिया है। थोड़े दिन बारी बारी से इनको रेस्ट दे रहे हैं, और घर वालों से इनको दूर रख रहे हैं, क्योंकि इनके घर वालों को भी उनके थ्रू खतरा है। तो इनके खाने पीने की या ठहरने की व्यवस्था अलग कर दी गई है, और उसमें अलग रख करके जब वो अपनी ड्यूटी पूरी करते हैं और तब क्वारंटाइन से निकल करके अपने चेक करा के फिर ही घर जा पाते हैं, और फिर रोटेशन से उनका नंबर आता है। इस तरह की व्यवस्थाएं की जाती हैं। सर, देश में राजस्थान ऐसा राज्य है जिसका मौत का आंकड़ा सबसे कम है, तो इसके पीछे क्या मानते हैं कि राज्य सरकार के प्रयास, डॉक्टरों की मेहनत की मौत का आंकड़ा पूरे देश में, राज्य में, राजस्थान में सबसे कम है? ये वास्तव में बात सही है कि यहाँ पर जितनी डेथ्स आई हैं, अभी 10-12 डेथ्स जो हुई हैं, ज़्यादातर उन लोगों में हुई हैं जो कि पहले से किसी गंभीर बीमारी से ग्रसित थे। 80 साल का व्यक्ति कोमा में है, पॉजिटिव आ गया, वो वैसे ही उस स्थिति में था। तो लेकिन कोविड की वजह से यंग व्यक्ति में अननेचुरल डेथ वाला जो सिम्टम है वो सामने नहीं आए। कई कारण हो सकते हैं। पहला, इसके अंदर राजस्थान में ज़्यादातर जो केसेस आ रहे हैं वो यंगर वर्ग में आए हैं। बुज़ुर्गों को सेग्रीगेट शुरू से करने की अपील की गई, और बुज़ुर्गों ने भी अपने को अलग रखा और सड़कों पे नहीं आए। एक बहुत बड़ा कारण तो ये है। दूसरा ये है कि हमारा जो ट्रीटमेंट का प्रोटोकॉल था, शुरुआती दौर में जब इटली का दंपति फर्स्ट टाइम पॉजिटिव आया था, तब उस समय जो क्लोरोक्विन का जो हमारा
स्वाइन फ्लू की दवाइयाँ या अन्य 3-4 दवाइयों का उसमें कॉम्बिनेशन करके यहाँ के डॉक्टर्स ने आईसीएमआर के डॉक्टर से कंसल्टेशन में वो ट्रीटमेंट किया, उससे रिस्पांस अच्छा आने लगा। उसी को भीलवाड़ा में ट्राई किया गया, उसी को जयपुर में ट्राई किया गया। अब तक रिज़ल्ट अच्छे हैं, लेकिन वो एस्टेब्लिश प्रोसीजर नहीं है, अभी रजिस्टर्ड नहीं है, लेकिन जब तक रिज़ल्ट आ रहे हैं हम उसको ट्राई कर रहे हैं। सर, एक आखिरी सवाल जो कि देश और प्रदेश की सब जनता जानना चाहती है, केंद्र और राज्य सरकार इस मामले में मिलकर काम कर रहे हैं, वो लगातार प्रयास कर रहे हैं कि इसके संक्रमण को रोका जाए, लेकिन दूसरी तरफ संक्रमण भी लगातार बढ़ रहा है। तो आप क्या मानते हैं कि 3 मई के बाद जो लॉकडाउन की आखिरी तारीख है, 3 मई के बाद क्या जिंदगी कुछ रिस्ट्रिक्शन के साथ दोबारा पटरी पर लौट पाएगी? इसकी आशा ही कर सकते हैं। मैं भविष्यवक्ता तो हूँ नहीं, लेकिन अभी जो ट्रेंड चल रहा है उसमें हम रोज़ाना इनके ग्राफ और इसके एनालिसिस और बाहर भी इसके एनालिसिस से उनका अध्ययन करते रहते हैं। अब हमने क्योंकि बहुत एग्रेसिव टेस्टिंग की है रामगंज में, तो रोज़ाना रामगंज में बड़ा नंबर निकल के आ रहा है, लेकिन उससे घबराने की हमें चिंता हमें उसकी नहीं है, क्योंकि अब उस सीमित क्षेत्र में जब लोग संक्रमित हो चुके हैं तो अगर उनको हम देर करेंगे पॉजिटिव के लक्षण आने में या डिक्लेयर होने में, तो और बड़ा नुकसान कर सकते हैं। इसलिए वो जितना टेस्टिंग फास्ट हो करके और जल्दी रिज़ल्ट आ जाएं और पॉजिटिव डिक्लेयर होके वो सेग्रीगेट कर दिए जाएं, उसके उतना ही सबके लिए अच्छा है। तो एक बार बड़ा नंबर आएगा, फिर मैं समझता हूँ यदि ये नंबर 2-3 दिन में हमारे ये सारे 100% टेस्टिंग जो हो गई है, रैपिड टेस्ट के किट आ नहीं पा रहे हैं अभी तक चाइना से, तो जैसे ही वो आते हैं तो उसके माध्यम से भी करेंगे। लेकिन हमने रामगंज के लिए तो एक्सेप्शन करके यहाँ तो पीसीआर के जो रेगुलर टेस्ट थे उनसे कर लिया है, और उनके टेस्ट के रिज़ल्ट अगले 2-3 दिन में सारे आ जाएंगे। तो मैं समझता हूँ कि जो अपसर्ज था ये नंबर में एकदम से बढ़ोतरी, ये अब कहीं जाके रुकेगा। और अगर वो रुकता है और अन्यत्र जगहों पे इसका असर, जो कि कुछ लोग कांटेक्ट में आ गए वहाँ पर नहीं आते केस, या जहाँ आ भी गए हैं उनको हमने इमीडिएटली सेग्रीगेट कर दिया है, उसका असर अगल बगल में नहीं फैलता, तो मैं समझता हूँ कि महीने भर में ऐसी स्थिति आ जानी चाहिए कि हम इसको कंट्रोल कर सकें। और जो 3 मई के बाद फिर अगर इस तरह की परिस्थिति बनेगी तो धीरे धीरे पटरी पर लौटेगी सामान्य दिनचर्या। हमारे साथ थे राज्य के मुख्य सचिव डीबी गुप्ता। इनका एक कहना था कि राज्य सरकार लगातार प्रयास कर रही है कि कोरोना वायरस से संक्रमण को रोका जाए, और उनको उम्मीद है कि 3 मई के बाद अगर स्थितियां 3 मई तक कंट्रोल में रही तो 3 मई के बाद जिंदगी पटरी पर लौट सकेगी, हालांकि कुछ रिस्ट्रिक्शन लागू रह सकते हैं। कैमरा पर्सन विजय के साथ अभिषेक श्रीवास्तव, फर्स्ट इंडिया न्यूज़, जयपुर।